दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विज्ञान की दुनिया में, यानी आपके अपने पसंदीदा चैनल डीडी साइंस पर। दोस्तों आज हम उन रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे जो प्रकृति ने हमें दी हैं। हम जानते हैं कि उन रिसोर्सेज का उपयोग कैसे किया जाता है या फिर प्रकृति द्वारा दी गई चीजों का आनंद हम कैसे ले सकते हैं। लेकिन अफसोस यह है कि हम प्रकृति की सौगातों का दुरुपयोग करते हैं, जिससे पर्यावरण दूषित होता है। इससे जलवायु पर बुरा असर पड़ता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। तो ध्यान से सोचते हैं और देखते हैं कि प्रकृति कैसे मुस्कुराती है स्वच्छ ऊर्जा के संग। ऊर्जा किसी भी देश के आर्थिक विकास का एक प्रमुख स्रोत है। विगत कुछ वर्षों से भारत की ऊर्जा खपत अपेक्षाकृत तेज गति से बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि एवं आर्थिक विकास दर बढ़ने के कारण, क्योंकि ऊर्जा आर्थिक विकास में पर्याप्त भूमिका निभाती है, अतः ऊर्जा की खपत एवं आर्थिक विकास के बीच का संबंध अर्थशास्त्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। भारतवर्ष में सदैव से ही ईंधन के समृद्ध संसाधन रहे हैं, जैसे कि कोयला एवं प्राकृतिक गैस। जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि परंपरागत रूप से प्रयोग किए जाते रहे हैं और आज भी व्यापक उपयोग में हैं। जब हम कोयला और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग चलाने के लिए या बिजली बनाने के लिए करते हैं, तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण के रूप में छोड़ते हैं। जब वनस्पति को नष्ट किया जाता है या जलाया जाता है, तब भी सबके अंदर कार्बन तत्व कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में फैल जाता है, जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने का कारण बनता है। वातावरण में प्रदूषण का एक पांचवा हिस्सा वनों की कटाई और छटाई के कारण होता है। भेड़ और अन्य मवेशी जैसे पशु वातावरण में मीथेन गैस पैदा करते हैं। किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ उर्वरक नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़ते हैं, जो प्रदूषित गैस है। ये सभी गैसें ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती हैं। पृथ्वी को सूर्य से रेडिएंट प्रकाश और गर्मी प्राप्त होती है। इंफ्रारेड यानी गर्मी ऊष्मा वायुमंडल के बीच फंसी रहती है और अंततः ग्लोबल वार्मिंग के कारण के लिए जिम्मेदार होती है। जब भी वातावरण की ऊर्जा का संतुलन बिगड़ता है, तभी पृथ्वी की सतह गर्म या ठंडी हो जाती है और इसी वजह से भूमंडल की जलवायु में कई प्रकार के परिवर्तन से होते हैं। ग्रीन हाउस गैस के उत्पादन के लिए मुख्यतः वनस्पति एवं जीव अवशेष से बना जीवाश्म ईंधन एक मुख्य कारण है। अतः स्वच्छ ऊर्जा को विकसित करने के लिए ये एकदम सही समय है। विश्व भर में वैज्ञानिक उपलब्ध जीवाश्म या फॉसिल फ्यूल ईंधन पर आधारित ऊर्जा प्रणालियों को त्याग कर निम्न कार्बन टेक्नोलॉजी में बदलने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा यानी टॉयडल एनर्जी तथा बायोमास ऊर्जा आदि। तापीय ऊर्जा यानी मध्य थर्मल एनर्जी ऊर्जा कुछ बिजली का लगभग 75% है, न तो पर्यावरण के अनुकूल है और न ही स्वच्छ है। अतः दुनिया भर की सरकारों के लिए देश की आम जनता को स्वच्छ ऊर्जा को कम दामों में मुहैया कराना प्राथमिकता का विषय बना। पिछले 5 वर्षों में भारत सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है स्वच्छ ऊर्जा, कड़े शोध एवं विकास निवेश को दोगुना प्रौद्योगिकी को उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए। डीबीटी यानी बायोटेक्नोलॉजी विभाग भारत में मिशन इनोवेशन गतिविधियों की देखरेख कर रहा है। भारत सरकार वर्तमान में डबल क्लीन एनर्जी के शोध एवं विकास की राह पर अग्रसर है। I am very pleased to tell you our bit about the clean energy that we are working on. All of you are aware that CSIR, the Council for Scientific and Industrial Research, has been working in many different areas in the country, areas related to science and technology and its applications to the society in general. Traditionally, energy in the country has been derived from either thermal sources, thermal power stations and all, or from hydroelectric power sources. Now both of these have pros and cons,
of in terms of amount of generation and all, but they also leave a big carbon footprint on the earth. And therefore what we have been continuously looking for are alternate energy sources which are available in abundance and do not have very negative impact on the environment in general. One of the ways to doing that is the solar way. We have solar energy available in plenty, and if we can tap that and meet our energy requirements, that will be terrific for our society. So, but it will also be environmentally friendly, it's sustainable, and it would meet all the requirements of the country in general. आइए विभिन्न प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जाओं पर एक नजर डालें। सौर ऊर्जा। हमारे देश में विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में सौर ऊर्जा की क्षमता सबसे अधिक है और सौर ऊर्जा क्षमता लगभग 60,000 लाख गीगावाट आवर्स प्रति वर्ष है। भारत में सौर ऊर्जा का उपयोग लंबे समय से किया जाता रहा है। सौर ऊर्जा को बहुत आशाजनक पाया गया है और साथ ही इसके अत्यंत महत्वपूर्ण उपयोगिता के विषय में जानकारी भी अनक है। सोलर पैनल्स में अनेक छोटी छोटी इकाइयां होती हैं जिन्हें फोटोवोल्टेइक कोशिकाएं कहा जाता है। ये सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करते हैं। प्रत्येक फोटोवोल्टेइक कोशिका एक सैंडविच के समान है जो विभिन्न प्रकार की अर्ध संचालित सामग्री की 2 पतली परतों से बने होते हैं। प्रायः सिलिकॉन के एक साथ जुड़ी हुई अनेक कोशिकाएं एक और पैनल बनाती हैं। इन सौर पैनलों को उच्च वोल्टेज विद्युत उत्पादन के लिए स्थापित किया गया है। जब एक सौर पैनल सूर्य के एकदम नीचे होता है और प्रकाश किरणें सीधे उस पर पड़ती हैं, तो ये सौर पैनल अपनी पूर्ण क्षमता के साथ काम करते हैं। जैसे जैसे सूर्य अपनी दिशा बदलता है, वही सौर पैनल अब छाया में आ जाते हैं और उसकी विद्युत उत्पादन क्षमता काफी कम हो जाती है। यही कारण है कि इन सौर पैनलों से थोड़ी मात्रा में भी विद्युत उत्पादन करने के लिए भूमि या छत में बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्हें दिन के अलग अलग समय में सूर्य किरणों की सीधी दिशा में रहना चाहिए। बड़े भूमि क्षेत्र की आवश्यकताओं से संबंधित समस्या को हल करने के लिए CSIR के वैज्ञानिकों ने सोलर पैनल का एक अनूठा डिजाइन विकसित किया है, सोलर ट्री के रूप में। सौर ऊर्जा वृक्ष को अधिकतम ऊर्जा प्राप्ति के लिए न्यूनतम भूमि उपयोग के अनुरूप डिजाइन किया गया है। स्मार्ट सोलर ट्री CSIR द्वारा विकसित और स्थापित किए गए हैं। ये केवल 0.25 मिलीमीटर जमीन पर स्थापित है और विकेंद्रीकृत विद्युत उत्पादन प्रणाली के तहत बढ़ाया और डिजाइन किया जा सकता है। इसका निर्माण भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के अनुरूप है। सोलर पावर ट्री एक साथ सभी सौर पैनलों के साथ अपनी धुरी पर घूमता है, पूर्व से पश्चिम की दिशा में, जिससे सूर्य की किरणों से 10 से 15% अतिरिक्त बिजली उत्पन्न करता है। भारत में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत विश्व की औसत का केवल 1/4 है। वास्तव में सभी घरों की ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए अगले कई वर्षों तक बिजली उत्पादन प्रणाली नेटवर्क को एक विशाल वृद्धि की आवश्यकता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल एक अन्य स्वच्छ ऊर्जा नवाचार है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल जो केवल पानी के अणुओं की बहुत कम मात्रा पर काम करता है। यहाँ पानी के अणु आयनों में टूट जाते हैं और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। डॉक्टर R.K. कोटनाला मुख्य वैज्ञानिक पूर्व और उनकी अनुसंधान साझीदार डॉक्टर ज्योति शाह नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी से दोनों ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल नामक एक अद्वितीय उपकरण सफलतापूर्वक विकसित किया है जो पर्यावरण के अनुकूल है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल पानी की कुछ बूंदें छिड़कने पर बिजली पैदा करता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल बनाने के लिए टीम ने नैनो पोरोस लिथियम के साथ मैग्नीशियम फेराइड का संश्लेषण किया। लिथियम मैग्नीशियम फेराइड का उपयोग पानी के अणुओं को हाइड्रोनियम और हाइड्रो ऑक्साइड आयनों में विभाजित करने के लिए किया जाता है। बिना बाहरी ऊर्जा, प्रकाश, एसिड या क्षार और इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किए हुए जस्ता एवं सिल्वर के इलेक्ट्रोट्रोड्स इसमें एनोड तथा कैथोड के रूप में काम करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल में जिंक और सिल्वर
इलेक्ट्रोड के बीच में एक तत्व लगाया जाता है जिसके एक ओर जस्ता तथा उसके दूसरी ओर कंघे के आकार में सिल्वर पेंट लगाया जाता है। अभी तक हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल 1 इंच से 4 इंच तक के आकार में बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रोड्स का सर्किट पूरा करने के लिए तारों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रत्येक मैग्नीशियम फेराइड 2 इंच व्यास वाले सेल 110 मिली एम्पियर करंट तथा 0.9 वोल्ट उत्पादन करने में सक्षम होता है। वांछित विद्युत उत्पादन शक्ति प्राप्त करने के लिए कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक कोशिकाओं को समानांतर या संयोजन श्रृंखला में जोड़कर बढ़ाया जा सकता है। छोटे विद्युत उपकरणों पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल का प्रदर्शन सफलतापूर्वक देखा गया है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल्स प्रचलित समकक्ष साधनों की अपेक्षा पोर्टेबल बैटरी तथा मुख्य धारा ऊर्जा उत्पादन में ज्यादा लाभकारी सिद्ध होंगे। Hydroelectric cell has a potential to replace not only solar cell but fuel cell also, as its cost being low and it is all make in India in totality. We are approaching to industries as well as to the government so that soon we can bring hydroelectric cell into market. In future, electric vehicles are to be used for transportation purpose. Then the hydroelectric cell can be used as a main source of power to a electric vehicles. Fabrication of hydroelectric cell is so simple and cost effective that it can be used in rural areas where the transmission line cost is very high. It can also be used in remote areas where military persons resides. It is very portable and lightweight that anyone carry with their traveling kit to charge their mobile or any small power device. दुनिया भर के जीवों के लिए प्रकृति का सबसे बड़ा उपहार है सूर्य। दोस्तों, हम बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि हम दुनिया के धूप वाले क्षेत्र में रहते हैं। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर एनर्जी के अन्य सोर्सेस के बारे में जानेंगे। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आइए अब हम जानते हैं ऊर्जा के अन्य स्रोतों के बारे में। भारत में मिशन इनोवेशन को न केवल डीबीटी और CSIR जैसी नोडल एजेंसियों द्वारा विकसित किया गया है, बल्कि टेरी जैसे अन्य कई निजी संगठन भी गैर पारंपरिक संसाधनों से ऊर्जा उत्पादन के अपने लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस प्रकार पर्यावरण संरक्षण में मदद करते हैं। हालांकि टेरी ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान नई दिल्ली स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के विभिन्न तरीकों को विकसित करने की प्रक्रिया में एक उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। टेरी ने उत्पादक ऊर्जा पैदा करने के लिए बायोमास गैसीफायर विकसित किया है। बायोमास गैसीकरण एक ठोस बायोमास ईंधन को दहनशील गैसों में बदलने की एक प्रक्रिया है।
थर्मो रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से। लगभग 2.5 से 3.0 नॉर्मल क्यूबिक मीटर गैस प्राप्त की जा सकती है 1 किलोग्राम सूखे बायोमास से। बायोमास गैसीकरण की खोज के पीछे मूल उद्देश्य है ऊर्जा प्राप्ति की सुरक्षा। ये तकनीक धीरे धीरे पारंपरिक बायोमास उपयोग और जीवाश्म संचालित प्रणालियां दोनों की जगह ले रही है, क्योंकि ये एक सस्ती कीमत पर ऊर्जा का स्रोत प्रदान करता है। ग्रामीण परिवारों के अलावा बड़ी संख्या में छोटे ग्रामीण और कुटीर उद्योग के लिए बायोमास ईंधन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऊर्जा का सबसे प्रचलित स्रोत जैव ईंधन या बायोमास द्रव्यमान है। बायोमास जैविक सामग्री है जो जीवित या हाल ही में रहने वाले जीवों से प्राप्त होती है। टेरी ने सौर ऊर्जा से चलाए जाने वाले यानी बायोमास क्लीन कुकिंग स्टोव के विभिन्न मॉडल विकसित किए हैं, जिसमें न केवल धुआं कम होता है बल्कि इनमें जलाऊ लकड़ी की खपत भी कम होती है। महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए जब टेरी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी और जीविका की संयुक्त पहल में बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में इन स्मार्ट क्लीन कुकिंग स्टोव को बढ़ावा दिया गया। कई उपयोगकर्ताओं ने बताया कि सौर ऊर्जा चालित स्वच्छ खाना पकाने के चूल्हे और प्रकाश के नियमित उपयोग से उनके जीवन में चमक और समृद्धि आई है, जहां बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं और महिलाएं रात में अपने घर के अन्य काम कर सकती हैं। ये देश के दूर दराज के क्षेत्रों को ईंधन और जलने के लिए मिट्टी के तेल के उपयोग की वर्षों पुरानी प्रथा से निकालकर आत्मनिर्भर बना रहा है। सोलर लाइट से हमको सूक्ष्म रोशनी मिल रहा है और रात में बच्चे लोग को पढ़ने में आसानी हो रहा है और रात में दीदी लोग सिलाई बुनाई करती है। पहले जो है हम सोनमनकी जाके मोबाइल चार्ज करते थे 5 रुपया दे के डेली बाय डेली। अभी हमको घर बैठे चार्ज हो रहा है मोबाइल। यही सब फायदा ना। किरासन तेल भी यूज करते थे पहले, डिबिया और लालटेन में जलाते थे, अभी वो तेल भी मतलब बच रहा है। At TERI we have developed very innovative design of gasifier which convert this solid waste material, bio waste material into a syngas using gasification technology, and this syngas is further being used as a fuel either for industrial heat application in furnaces, boilers and other devices which has been used to meet the industrial heat demand of our MSME sectors, and or it can be used as a fuel to run in IC engine mode to produce power both at decentralized off-grid areas or for megawatt scale applications in for grid applications. परिवहन ईंधन प्राथमिक ऊर्जा उत्पादन का लगभग 25% हिस्सा होता है। कच्चे तेल का आयात बिल भारत के कुल आयात का लगभग 34% है। टेरी डिकिन नैनो बायोटेक्नोलॉजी सेंटर में वैज्ञानिकों ने शैवाल से ईंधन उत्पादन के लिए एक प्रक्रिया विकसित की है, जिसमें स्वच्छ और हरित ऊर्जा की बड़ी क्षमता दिखाई गई है। यहाँ पर एक धरती पर क्षैतिज अवस्था में शैवाल के विकास के लिए बनाया हुआ तालाब है। यहाँ पर मोटर द्वारा संचालित पैडल व्हील एक बंद लूप में 30 सेंटीमीटर गहरी 75 सेंटीमीटर चौड़े चैनलों के माध्यम से बहते हुए शैवाल को अच्छी तरह से मिश्रित करता है। खंड का पूरा आकार 6.5 मीटर से 3.5 मीटर है। इस क्षैतिज विकास खंड के ऊपर एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थापित की जाने वाली शैवाल के साथ पैनल 1 मीटर लंबे, 20 सेंटीमीटर चौड़े और तिरछे लगे होते हैं। तिरछे पैनलों के किनारे लचीले पारदर्शी प्लास्टिक से बने होते हैं। शैवाल को इकट्ठा होने से रोकने और उन्हें अच्छी तरह से मिश्रित रखने के लिए प्रत्येक पैनल के नीचे एक पनडुब्बी पंप होता है। आंशिक रूप से पारदर्शी चादरों को तिरछे पैनलों के दानों और 45 डिग्री अंश पर लगाया जाता है, जो सूर्य प्रकाश के अतिरिक्त वितरण के लिए सहायक होता है। इस प्रकार लगाया हुआ शैवाल गाढ़े पेस्ट के रूप में होता है। टेरी ने सूर्य के प्रकाश वितरण के आधार पर ये बाहरी शैवाल उत्पादन प्रणाली विकसित की है। इस प्रणाली का उद्देश्य माइक्रो शैवाल की उच्च प्रयोगशाला उपज का बाहरी उत्पादकता में खोज करना है। इस प्रणाली का परीक्षण अब तक 10,000 लीटर क्षमता पर किया जा चुका है।
What we are working on is first development of an outdoor algal growth system for algal production. We see very high yields in the lab, but translating it to outdoor mass productivity has been a challenge. So we have used sunlight distribution principles in our algal system here, whereby using this system we have found about 1.5 to 2.5 times higher outdoor productivity compared to standard systems. We concentrate the algae to a wet thick paste, and then we try to harvest the algal lipids inside these algae. You can then process it further to transport fuels. Once you have removed these lipids from the algae, the remaining algae you could further utilize for other value product development like animal feed, aquaculture feed, and also new material science based novel material development. Because algae are superfood, you get a variety of carotenoids and omega fatty acids, pigments, amino acids from it. So all this together you could have an integrated biorefinery kind of approach where you have multiple product stream coming out and you have each product adding value to each other for overall economic viability. मुंबई में एक परियोजना 10 लीटर हज़ार शैवाल उत्पादन प्रणाली के साथ जिसमें सभी संबंधित प्रक्रियाओं से उत्पाद पशु चारा एवं न्यूट्रोस्यूटिकल्स आदि को एकीकृत करने के लिए व्यावसायिक तौर पर शुरू की जा रही है। We are trying to build up a biorefinery approach as similar as the crude oil processing, so that there are multiple products. So the biofuel is a true replacement of diesel, and since it is of very high quality, it can be used as a jet fuel. That means the aviation industry can use it. Besides the normal fleets of transports, those are used across the board. There are multiple streams of industries which get benefited by this process. India is fortunate to have sea at the 3 sides of its boundaries, and that is providing us the seawater as a resource. The industries around in the sea shores producing flue gas, which is a waste or a pollutant, can be used as a resource as well. And this both resources on the wastelands around the seashore provides us an opportunity to produce energy which is much in demand, and it will be growing over a period of time for the Indian needs. This definitely will make a big contribution towards our transport fuel requirement, for which we are mostly dependent on the imports. So I think towards the self-sufficiency, this would be a very significant contribution. ऊर्जा के अन्य स्रोतों के बारे में यदि आप विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखें, क्योंकि अब हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। डीडी साइंस पर एक बार फिर आपके पसंदीदा शो में आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं अन्य क्लीन एनर्जी सोर्सेस के बारे में। पवन ऊर्जा। भारत वैश्विक पवन ऊर्जा बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी है।
तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात प्रमुख राज्य हैं जो भारत में पवन ऊर्जा विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आधुनिक पवन टरबाइन डिजाइनों में मोटर में होने वाले शोर को काफी कम कर दिया है। टरबाइन डिजाइनर शोर को कम करने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि शोर से ऊर्जा उत्पत्ति का नाश होता है। हवा की कमी या उच्च गति की वजह से बिजली उत्पादन में परिवर्तनशीलता आती है। अन्य स्वच्छ ऊर्जा मिशन पहलुओं में शामिल है कोल डस्ट कलेक्टिंग और ब्रिकेटिंग सिस्टम। खनन और औद्योगिक क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने वाली कोयला डस्ट कलेक्टिंग और ब्रिकेटिंग प्रणाली विकसित की गई है, जो वायु जनित धूल से संबंधित स्वास्थ्य समस्या को प्रभावी ढंग से कम करती है। खदानों और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भारी संख्या में कर्मचारी इस सिस्टम के निर्माण और संचालन में लगे रहते हैं। स्वच्छ ऊर्जा भारत की वर्तमान मांग है। ये हमारे देश को प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, प्राकृतिक आपदाओं आदि से बचाने में मदद करेगी। भारत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अधिक महत्वाकांक्षी नवीकरणीय क्षमता विस्तार कार्यक्रमों में से एक चला रहा है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE देश के लिए एक स्वच्छ ऊर्जा भविष्य सुनिश्चित करने के लिए अनेक ठोस कदम उठा रहा है। विभिन्न स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियां आने वाले समय में वर्तमान ऊर्जा स्रोतों के लिए एक विकल्प साबित होंगी। स्वच्छ ऊर्जा को दोगुना करना इस दिशा में एक बड़ा कदम है। हालांकि ये पूर्ण विकल्प साबित नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी भविष्य में ऊर्जा उत्पादन और वितरण के लिए पूरक है, ताकि प्रकृति मुस्कुराए और लहराए स्वच्छ ऊर्जा से। दोस्तों, अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि यह कार्यक्रम जारी रहेगा।